जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आपसे जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो अतीत की एक महान मूवी रही है। एक ऐसी मूवी रही है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करी गई। बल्कि मतलब यूं कहूँ, सुनहरे अक्षरों में अगर डायमंड स्टडेड शब्दों से उसको अंकित किया जाना होता तो शायद वो भी कम पड़ता। अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे भैया ऐसी कौन सी महान मूवी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको एक और बात बता दूं इस मूवी के बारे में, ये मूवी सफल नहीं हुई थी बल्कि बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। और इसीलिए इसका नाम ऐसे लिखा गया था कि भैया इसको याद रखना कुछ भी बनाने के पहले। लेकिन शायद अयान मुखर्जी इस बात को भूल गए और उन्होंने बिना इस मूवी को ध्यान में रखते हुए अपनी मूवी बना दी। और 10 साल का टाइम लगाया, मतलब 10 साल का टाइम। 10 साल में इंसान अगर किसी एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे तो पता नहीं क्या से क्या कर लेता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अयान मुखर्जी ने शिव तांडव को ही अच्छे से स्मरण कर लिया होता, उसको डीपली जाकर समझा होता, तो शायद बहुत कुछ चीजें निकल कर सामने आ जाती। अब सबसे पहले बात करते हैं उस महान मूवी के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। 300 करोड़ रुपए के बजट में ये मूवी बनी थी। ओपनिंग डे की बात करें तो करीब 52 करोड़ रुपए की इसको ओपनिंग मिली थी। ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो करीब 123 करोड़ रुपए इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में कमाए थे। बस यहाँ इस मूवी की पिक्चर खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार पहले 3 दिन में जो मूवी 123 करोड़ रुपए कमा रही है, मतलब ऑलमोस्ट अपनी मूवी का 40% कमा ले रही है, तो वो तो मतलब आराम से रिकवरी कर लेगी अपने पे लगे हुए पैसे की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी का जो कलेक्शन ऑल टाइम रहा वो रहा 150 से 170 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद लोगों को समझ में आ गया कि भैया मूवी जो है नाम बड़े और दर्शन छोटे टाइप की है। और अभी जो अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को लेकर भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पब्लिक का कहना है कि भैया हम किसी भी सूरत में जाकर बालवीर तो थिएटर में नहीं देखने वाले। कलेक्शन हालांकि पहले दिन के काफी अच्छे निकलकर सामने आए हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र को लेकर जो रिव्यू सामने आ रहे हैं, प्लस जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, इस मूवी में जो ये कहा जा रहा है कि हम भारतीय संस्कृति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यार ऐसा कुछ भी नहीं। अमिताभ बच्चन इस मूवी में आप यकीन नहीं मानेंगे पर रणबीर कपूर को ड्रैगन कहते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निदेव कहने में पता नहीं क्या उनको लग रहा था, ड्रैगन कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बातें चल रही थी कि इस मूवी को पहले ड्रैगन कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा जा रहा। अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स को भी यहाँ पर एडिट नहीं किया गया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह की क्या लेवल है इस मूवी का। तो अब देखना ये होगा कि भाई चौथे दिन मतलब कि मंडे से इस मूवी को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आना शुरू होती हैं। सबसे पहले जरा हम जान लेते हैं इस मूवी का कलेक्शन क्या निकल कर सामने आ रहा है और क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से आने वाले दिनों में, और क्या कुछ चीजें हैं जो कि हम मतलब कंसिडरेशन में रख सकते हैं इस मूवी को लेकर। सबसे पहले तो हम ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन डे 1 की बात करें तो 32 से 33 करोड़ हिंदी में इसने कमाए हैं, जो कि नेट निकलकर सामने आ रहा है। ऑल लैंग्वेजेस की नेट की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड है वो है 35 से 37 करोड़ रुपए। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर हम बात करें तो वो निकल के आ रहा है करीब 55 से 60 करोड़ रुपए, जो कि एक अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है। अगर हम बात करें जो ग्रॉस एस्टिमेट है सभी लैंग्वेजेस का इंडिया में, तो वो करीब निकल के आ रहा है 40 से 45 करोड़ रुपए। ग्रॉस कलेक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि नेट में निकल कर आया है 35 से 37 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग हुई है ग्रॉस में। यूएसए की बात करें तो करीब 5.5 करोड़ रुपए की हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हिंदी प्लस तेलुगु में 5 करोड़ रुपए या फिर 5 से 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग इसको मिली है। वहीं अगर हम हिंदी और कन्नड़ा में बात करें, कर्नाटका की, तो यहाँ पर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की ग्रॉस हुई है। वहीं हिंदी और तमिल में बात करें तो करीब 1.25 करोड़ रुपए हुए या फिर 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में हुई है। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तो साउथ से निकल कर आए, जो कि एक अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है। और ब्रह्मास्त्र को जो हम टॉप ओपनिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो इस साल की टॉप ओपनिंग्स में भूल भुलैया 2 जिसने कि 14 करोड़ रुपए कमाए थे, ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर निकल गई है 26 से 31 करोड़ के ब्रैकेट में लेते हुए। तो मोटे मोटे तौर पर इस मूवी की जो ओपनिंग हुई है वो तो काफी प्रॉमिसिंग हुई है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस मूवी में कई सारे फ्लॉज हैं जो कि आने वाले दिनों में इसको काफी ज्यादा हैम्पर कर सकते हैं, और ये अपना कलेक्शन निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल लगा सकते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवीज में से एक ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को एक और जहां लोग पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसकी कहानी को बचकानी भी कह रहे हैं। ऐसे में अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अब पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जान लेते हैं कि कुछ क्या निकल कर सामने आया है थोड़ा सा डिटेल में। सीधे तौर पर अगर हम कहानी की बात करें तो ब्रह्मास्त्र एक साइफाई मूवी है जो कि टेक्नोलॉजी के अनोखे प्रयोग से बनी है, और इसमें कमाल के वीएफएक्स का प्रयोग किया गया है, इस बारे में हम लोग झुटला नहीं सकते। वहीं ब्रह्मास्त्र की कहानी रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए शिवा के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि आग के साथ अपने अनोखे रिश्ते के साथ एक यात्रा पर निकला है। वहीं आलिया भट्ट ईशा की भूमिका में है, जो कि शिवा की प्रेमिका है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी अहम भूमिकाओं में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले दिन अगर हम बात करें तो 410 करोड़ के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग जोरों पर चल रही थी। वहीं पहले दिन के शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 36 करोड़ रुपए रहा है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो करीब 43 करोड़ रुपए रहा है। वहीं हिंदी में फिल्म की शुरुआत बाकी भाषाओं से बेहतर है और यहाँ 32 करोड़ रुपए का ओपनिंग इसको मिली।
तेलुगु में 4 करोड़ रुपए की मिली है और ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की डूबती नहीं है, को थोड़ा बहुत सहारा तो इस मूवी से मिल ही गया है। मतलब इसने टाइगर जिंदा है से भी ज्यादा की ओपनिंग निकाली है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई क्या है। वही अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक जो इरिटेटिंग सी चीज लगी वो ये कि जो भी आग से शिवा खेल रहा था, वो आग को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में जो एलपीजी जल रही है वो जल रही है। इसके साथ ही साथ जो किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है, वो आलिया भट्ट का किरदार भी काफी ज्यादा इरिटेटिंग से लगा, काफी ज्यादा नॉनसेंस सा लगा। मतलब इस मूवी में आलिया भट्ट को ऐसा बताया गया है कि अगर आलिया भट्ट नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। साफ तौर पर इस कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है करण जौहर रोजगार योजना के तहत ये जो है पूरा किरदार निकलकर सामने आया है, और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है इस मूवी को लेके जाने का, मतलब डूबने की तरफ। तो समझने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मूवी को कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें मूवी के बाकी किरदारों की, तो देखिए मुझे जो सबसे ज्यादा पर्सनली दुख हुआ वो है नागार्जुना को लेकर। आप साउथ से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साउथ के लोग मूवी आकर देखें, लेकिन नागार्जुन को तो ऐसा लगता है कि पैसा जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ में मूवी को प्रमोट करने के नाम पर दिया गया है। मूवी में रोल उनका इतना छोटा है, स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कम है, डायलॉग्स मतलब डायलॉग्स तो खैर क्या ही बताऊं, जो साइड कलाकार है ना उनके शायद ज्यादा डायलॉग होंगे नागार्जुन से। तो ऐसे में उनको प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा था कि नहीं ये तो मेन लीड में है। वहीं मैं आपको बता दूं शाहरुख खान जिनको छुपा के रखा गया, उनका रोल ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, उनका रोल ज्यादा बड़ा है। लेकिन मेरे को मतलब मूवी देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये सब के सब आखिरी में आके लड़ते और फिर मर भी जाते तो एक बात समझ में आती, लेकिन शुरुआत में इन लोगों के कैरेक्टर के साथ ऐसा खेल कर दिया कि बाकी मूवी में फिर इतना इंटरेस्ट बचा नहीं, और अंदर सिर्फ यही निकल के सामने आ रहा था गालियों के रूप में कि भाई आखिर 9 से 10 साल तक इस मूवी को लेकर क्या किया गया है। कहानी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मौनी रॉय का जो किरदार है वो ऐसा लग रहा है कि उनको सिर्फ इसीलिए लिया गया था क्योंकि उन्होंने नागिन में काम किया था, और नागिन में जो उन्होंने काम किया है उसी का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर ब्रह्मास्त्र में आ गया है। आयन मुखर्जी की मजबूरी भी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने मौनी रॉय को आखिर क्यों कास्ट किया है। इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट के बीच में यहाँ पर एक मौनी रॉय जैसा किरदार, उन्होंने एक्टिंग ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बुरी करी, बढ़िया एक्टिंग करी है, लेकिन बस बात वही है कि उनके ऊपर एक कार्बन कॉपी लगी हुई है नागिन की, तो बस वैसी ही वो दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कहानी के किरदार और जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बालवीर से बहुत मेल खाते हैं। तो आयन मुखर्जी ने यहाँ पर छोटा भीम से ऊपर उठते हुए बालवीर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली है और बालवीर की काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर एम्प्लॉय किया है। मतलब वीएफएक्स को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। हाँ, वीएफएक्स भैया अगर मूवी देखने का के कारण अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं ये मूवी देखने लायक बिल्कुल है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत अच्छे विजुअल एक्सपीरियंस को अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इंडियन मूवी में इस तरह का वीएफएक्स मैंने पहली बार ही यूज होता हुआ देखा है। बस बात वही है ना कि अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है लेकिन आपके पास वो मतलब कहानी नहीं है तो आप उस चीज़ को उस तरीके से शोकेस तो कर ही नहीं सकते। बस वही एक सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का निकल कर सामने आया है। सेकेंड पार्ट को लेकर फिंगर्स क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने 1% की भी क्यूरियोसिटी छोड़ी नहीं है कि हम जाकर सेकेंड पार्ट को देखें। फर्स्ट पार्ट को ही इतना ज़्यादा बोगस बना दिया गया है कि सेकेंड पार्ट को तो लेकर इन लोगों को बहुत ज़्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ेगी, और 10 साल में ये मूवी बना रहे हैं तो फिर 50 साल तो फिर अगले पार्ट को आने में लग जाएंगे। खैर जो भी हो, तैयारी तो शायद उनकी शुरू हो ही गई होगी। इस मूवी ने ओपनिंग के लिहाज से तो भाई बॉलीवुड को थोड़ी सी राहत की सांस दी है। हालांकि ओपनिंग वीक मतलब फर्स्ट वीक के कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तब सही मायनों पता चल पाएगा कि इस मूवी ने क्या कुछ उखाड़ा है और क्या कुछ नहीं उखाड़ा है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।